मैग्नेट ब्रेन्स, मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के कंटिन्यूड वीडियोस। तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। ऑल इन ऑल हमने ये एक जर्नी पर, अगर आप पूरा चैप्टर को सम अप करते हो तो हम ये देखते हैं कि कैसे हम एक जर्नी पर चले थे। शुरुआत में हमने देखा था कि हमारा प्री मॉडर्न वर्ल्ड कैसा था, जब एक ग्लोबल वर्ल्ड नहीं बना था, उसके पहले किस तरीके से ट्रेड होते थे। फिर धीरे धीरे हमने देखा किस किस कारण से कंट्री के बीच की लिंक और ज्यादा स्ट्रांग होने लगी, और ज्यादा रूट्स डेवलप होने लगे, और ज्यादा ट्रेड होने लगा, उसके क्या क्या इफेक्ट रहे। लास्ट वाले वीडियोस में हमने ये भी समझा था कि किस तरीके से अब जो ये वर्ल्ड है ये इतना इंटरकनेक्टेड हो गया था कि यदि वर्ल्ड के किसी एक कोने में भी प्रॉब्लम आ रही थी या किसी एक कंट्री में भी प्रॉब्लम आ रही थी तो उस कंट्री से बहुत सारी कंट्रीज के लिंक जुड़े हुए थे, तो उसकी वजह से बाकी सारी कंट्रीज को भी कुछ न कुछ दिक्कतें फेस करना पड़ी थी। मतलब इम्पैक्ट, भले वो अच्छा हो तो अच्छा इम्पैक्ट और बुरा हो तो बुरा इम्पैक्ट फेस करना पड़ रहा था, है ना। तो अब क्या हुआ, अब उस कहानी के बाद में क्या हुआ, पिछले वाले वीडियोस तक हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था, ग्रेट डिप्रेशन की हमने बात की थी, साथ ही साथ में ग्रेट डिप्रेशन का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ था ये हमने देखा था, है ना। अब क्या हुआ, रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी पोस्ट वॉर एरा, ठीक है, ये आपकी हेडिंग शुरू हो जाती है। यहां पर क्या हुआ, सेकंड, इस टाइम तक आते आते सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अभी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ ना, ये दो के बीच में, जैसे पिछले वाले में सेंट्रल और अलाइज की लड़ाई हुई थी, ऐसे यहाँ पर एक्सिस पावर और अलाइज की लड़ाई हुई, ठीक है। पर ये वाला वॉर पिछले वॉर से काफी अलग था। पिछले वॉर में हमने क्या सोचा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि थोड़े टाइम में होके खत्म हो जाएगा, क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, लेकिन 4 साल तक चला। ये वाला वॉर करीब 6 साल तक चला। और पिछले वाले वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो ऐसा था ना कि यूरोप की जमीन पर ही मेनली जो है वो लड़ाई हुई थी, लेकिन ये वाले वॉर में हर जगह लड़ाई हुई, पानी पे, जमीन पे, हवा में, अलग अलग तरीके से वेपन्स यूज किए गए। बायोलॉजिकल वारफेयर भी इसको कहा जाता है। मतलब आपने वो जो एटॉमिक बम वाली वो जो सारी कहानियां सुनी है ना, वो सारे के सारे इसी में यूज हुए थे। अराउंड ऐसा बिलीव किया जाता है कि 60 मिलियन पीपल मारे गए थे इस वॉर में, है ना। मतलब लड़ाई झगड़ों में डेथ हो गई थी अराउंड 60 मिलियन पीपल कि दैट इज अराउंड 3% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। समझ में आ रहा है। तो बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत ही भयंकर वाला डिस्ट्रक्शन हुआ था, और बहुत ही बुरी वाली जो है वो लड़ाइयाँ हुई थी। फाइनली जो भी रिजल्ट आया, जो भी जीता, वो आपको ऐसा कुछ है नहीं। बेसिकली हम ये आपको क्या करना है कि ये समझना है कि एक्सिस पावर और अलाइज के बीच में लड़ाई हुई थी, किसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो कि 1939 से 1945 के बीच में चला था, और अराउंड 1945 फिर हम लोग भी आजाद हो गए थे, है ना। एक्सिस पावर और अलाइज के बीच में चला था। वॉर कॉज्ड एन इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डिवास्टेशन एंड सोशल डिस्ट्रप्शन टुक प्लेस आउटसाइड द बैटलफील्ड। कहां पे लड़ा गया था, बैटलफील्ड। मतलब ऐसा नहीं कि इतने एरिया में ही हमको लड़ाई करनी है, जैसे पिछले वाले में सिर्फ यूरोप में लड़ाई हुई थी ना, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अलग अलग एरिया में जो है वो लड़ाई देखने को मिली थी। 2 क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस शेप्ड वॉर पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। 2 क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस हैं जिसने पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में मदद की और एक बड़ी इकोनॉमी की तरह उभर के आए, जिसमें पहली वाली जो है वो यूएस है। यूएस ने तो पिछले वाले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके बाद से पिकअप पकड़ लिया था, है ना। हमने देखा था ना कि यूएस काफी ज्यादा एक अच्छा इकोनॉमिक प्लेस या फिर एक इकोनॉमिक, बड़ी इकोनॉमिक कंट्री की तरह उभर के आ रहा था, है ना। तो इसके बाद में तो उसका और जो है वो ताकत जो है वो बढ़ गई, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, उसमें तो प्रॉब्लम आई थी, लेकिन फिर वापस से इन्होंने पिकअप पकड़ा और यूएस जो है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी की तरह उभर के आया। साथ ही साथ में सोवियत यूनियन, जो हम पढ़ते हैं ना यूएसएसआर, रशिया वाला काम, तो वहां पर वो वाली कंट्रीज जो थी वो कुछ ऐसी कंट्रीज थी कि वो एग्रीकल्चरली काफी ज्यादा बैकवर्ड थी और नहीं आगे उभर पा रही थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सोवियत यूनियन भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी की तरह या फिर एक पावरफुल इकोनॉमी की तरह उभर के आया। साथ ही साथ काफी ज्यादा हेल्प हुई इन दोनों की वजह से फॉर पोस्ट वॉर रिकवरी, यानी कि वॉर के बाद वाली जो रिकवरी होती है उसमें इन दोनों नेशंस ने भी पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा हेल्प की थी, ठीक है। तो ये चीज मेनली आपको इसके अंदर याद रखनी है, दिमाग
दिमाग में डालनी है। अब ये सारा कुछ तो हो गया, वॉर तो हो गया, नेशंस भी अच्छी तरीके से उभर के आ गए थे, कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई तो उभरने में काफी ज्यादा टाइम भी लगा इस डेवास्टेशन को लेकर, लेकिन फाइनली इकोनॉमिस्ट ने जब इन सारी चीजों के बारे में बात की, समझा क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ये जो वॉर है ये मेनली अपनी अपनी पावर को सिद्ध करने के लिए तो किया जाता है, लेकिन इससे नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल का काफी ज्यादा डिवास्टेशन हो जाता है। ओवरऑल कंट्री का भी अगर हम देखें तो काफी ज्यादा पीछे हो जाती हैं वो जिस हद तक वो रहती है। जैसे पिछले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हमने क्या देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के पहले ब्रिटेन जो है वो काफी बढ़िया चल रहा था, इतनी बढ़िया इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, इंडिया में मार्केट उन्होंने जमा लिया था, जापान में मार्केट जमा लिया था, अलग अलग जगह उन्होंने अपना मार्केट जमा लिया था। लेकिन जब वॉर हुआ वो वॉर में उतरे तो उनका पूरा पूरा ध्यान वॉर की तरफ चले गया और इधर बाकी सबने अपना अपना सेटअप जमा लिया। फिर जब वो वॉर से रिटर्न होकर आए, जब उन्होंने वापस अपना सारा कामकाज रिकैप्चर करने की कोशिश की तो वो नहीं कर पाए थे, है ना। और ऊपर से उनकी एबल बॉडी वर्कफोर्स भी बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी थी, तो और फिर वो डेट में भी चले गए थे ना, लोन भी उन्होंने यूएस से ले लिया था, तो सब तरफ से फंस गए थे, है ना। भले वो वॉर में उनका जो ग्रुप है, टीम है, वो जीत गई थी, लेकिन रियल लाइफ में वो अगर देखा जाए उनकी पोजीशन काफी ज्यादा गिर गई थी, है ना, डिसइंटीग्रेट हो गई थी उनकी इंडस्ट्रियल पावर्स। तो ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसे ही देखने को मिला कि बहुत सारी कंट्रीज को काफी ज्यादा कुछ फेस करना पड़ रहा था। तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिशियन ने एक कुछ की लेसन्स ड्रॉ किए फ्रॉम इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस कि ये जो वॉर के जो एक्सपीरियंस है इससे पैसे के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, या फिर कहा जाए तो अलग अलग इकोनॉमी के फाइनेंशियल कंडीशंस पे क्या फर्क पड़ता है, उससे मेनली उन्होंने दो की लेसन्स ड्रॉ किए। पहला की लेसन ये ड्रॉ किया कि अगर मास प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए मास कंजम्पशन की भी जरूरत है। मास प्रोडक्शन नीड्स मास कंजम्पशन, नहीं तो काम नहीं चलेगा। जैसे पहले वर्ल्ड वॉर के बाद में हमने देखा था ना, मतलब ग्रेट डिप्रेशन किस वजह से आया था, ओवर प्रोडक्शन के कारण आया था, है ना, कि खूब फसलें उगाई थी वॉर के टाइम पे तो, और खूब लोग खा रहे थे क्योंकि खाने की जरूरत थी, लेकिन फिर बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो मारी गई थी, तो फिर उनको वो जो उगाया हुआ था वो कहाँ खाते, कौन खाता, है ना। और ऊपर से ग्रीफ भी काफी ज्यादा था लोगों के बीच में, तो वो ओवर प्रोड्यूस हो गया, वो बहुत सारा खाना हो गया। जब वो खाना बहुत सारा हो गया, क्रॉप बहुत सारी हो गई, तो उनकी कीमत गिर गई, है ना। जाहिर सी बात है कीमत तो गिरनी है ना, वो सारा कुछ मैं आपको समझा सकती हूँ कि कैसे कीमत गिरती है, कैसे कीमत बढ़ती है ना। तो उनकी कीमत क्या हो गई, क्रॉप की, फसल की काफी ज्यादा कीमत गिर गई। फिर फार्मर्स ने सोचा कि इसकी नहीं कीमत मिल रही तो और दूसरा ग्रो कर लेते हैं, क्या पता उसकी कीमत मिल जाए, तो वो और मतलब गरीबी में आटा गीला हो गया। वो फार्मर्स को इतनी समझ नहीं थी ना उस समय पे, ऐसा कुछ एजुकेशन नहीं था, कुछ थॉट्स नहीं थे कि यार ये तो और मतलब फसल अगर और हम उगाएंगे तो फिर और ज्यादा प्राइस जो है वो गिर जाएंगी, है ना। तो मास प्रोडक्शन तो हो रहा था लेकिन मास कंजम्पशन नहीं हो रहा था। अगर मास कंजम्पशन भी होता, लोग उतना ही खरीदते भी उन सारी चीजों को, तो इतनी प्रॉब्लम आती ही नहीं। तो मास प्रोडक्शन के साथ साथ में मास कंजम्पशन की भी जरूरत है, और मास कंजम्पशन जब तक नहीं हो सकता जब तक लोगों के पास में इनकम ना हो। लोगों के पास में पैसा होगा तो वो खरीदेंगे, लोगों के पास में पैसा नहीं होगा तो वो कैसे खरीदेंगे। अब वॉर के बाद में इतना डिस्ट्रक्शन हो गया था, इतना डेवास्टेशन हो गया था, लोगों की जॉब्स चली गई थी, लोगों को कोई हायर नहीं कर रहा था, हायर करते भी कैसे, जो हायर कर रहे थे उनके खुद के पास में भी पैसा नहीं था, तो जॉब पे रख के उनको, जिनको हायर कर रहे हैं उनको पैसा क्या देंगे, है ना। तो मास कंजम्पशन, मास प्रोडक्शन के लिए मास कंजम्पशन जरूरी है, और मास कंजम्पशन के लिए लोगों के पास में पैसा होना जरूरी है। पैसा कब आएगा, जब एम्प्लॉयमेंट होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ तो फिर पैसा कैसे मिलेगा, है ना। नौकरी जरूरी है ना पैसा जनरेट करने के लिए। तो ये चीज, ये जो एक की फीचर निकाला गया, इसका एक कंक्लूजन भी निकाला गया कि मास प्रोडक्शन के लिए मास कंजम्पशन चाहिए, मास कंजम्पशन के लिए इनकम चाहिए, और इनकम के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट भी जब तक नहीं हो सकता, अच्छे से नहीं चल सकता जब तक गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरफेयर ना करे। गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट जब तक इंटरफेयर नहीं करेगी, अलग अलग पॉलिसीज नहीं निकालेगी, सारी चीजों को एक जगह से कंट्रोल नहीं करेगी, देखेगी नहीं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है क्या नहीं चल रही है, तो फिर ऐसी परिस्थितियां हमेशा बनती रहेगी, है ना। इसलिए गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा की फीचर क्या निकाला गया, गवर्नमेंट शुड कंट्रोल कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक विद आउटसाइड वर्ल्ड।
दूसरा की फीचर ये निकाला गया कि किसी भी कंट्री का बाहर की कंट्री के साथ में लिंक होना जरूरी है, लेकिन वो लिंक भी किस कदर हो कि गवर्नमेंट उस चीज के ऊपर ध्यान दे कि कब टैरिफ बैरियर लगाना है, कब टैरिफ बैरियर हटाना है ना, कब टैक्स इंपोर्ट पे बढ़ाना है, कब टैक्स इंपोर्ट पे हटाना है, कब दूसरे वाले का फायदा हो रहा है, कब अपना नुकसान हो रहा है। इन सारी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट को ही ध्यान देना चाहिए। नॉर्मल जनता या किसी फार्मर ग्रुप को बोल दो तो फिर वो फार्मर अपने हिसाब से सोचेंगे, इंडस्ट्रियल ग्रुप के मानो तो इंडस्ट्रियल ग्रुप अपने हिसाब से सोचेंगी, तो कंट्री का कुछ भी नहीं होना, कबाड़ा हो जाएगा, है ना। ओवरऑल कंट्री के लिए क्या बेनिफिटेड है, इस चीज के ऊपर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि क्या ट्रेड आ रहा है, किन किन चीजों में ट्रेड कर रहे हैं, गुड्स में क्या क्या ट्रेड हो रहा है ना, क्या चीजें एक्सचेंज की जा रही है, क्या ली जा रही है, किसमें कितना पैसा लगाया जा रहा है। इन सारी चीजों के ऊपर सरकार को, कंट्री की सरकार को ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले ऐसी कोई किसी भी कंट्री में ऐसी प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी, है ना। मतलब होती थी, कहीं पर होती थी, कहीं पर नहीं होती थी, कहीं पर ऐसे ही चला जा रहा है सारा कुछ काम। इंडिया जैसे देशों में, हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही चल रहा था ना इसके पहले। तो वही इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस किया गया कि ये दोनों चीजों में मेन काम जो है वो गवर्नमेंट का ही रहेगा। जब तक कंट्री में एक प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं होगी तब तक यही कबाड़े चलते रहेंगे। गवर्नमेंट का होना जरूरी है, गवर्नमेंट ही मास कंजम्पशन, मास प्रोडक्शन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे सकती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ही ये सारी चीजें तय कर सकती है कि किन चीजों में ट्रेड होना है, किसमें कितना पैसा लगाना है, क्या इंपोर्ट होगा, क्या एक्सपोर्ट होगा, किस कंट्री के साथ में कैसी लिंक है, तभी सब कुछ व्यवस्थित चलेगा। किसका कहना है ये? इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन का। अब इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए, क्योंकि पोस्ट वॉर के बाद में जितना नुकसान हुआ, जितनी प्रॉब्लम हुई, तो क्या हुआ, जैसे कि हमने पिछले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने देखा था, क्या देखा था कि ब्रिटेन को वॉर लड़ने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो उसने क्या किया, यूएस से लोन लिए। अब यूएस से लोन लेते गए, है ना। अब थोड़े टाइम तक तो ऐसा था कि यूएस में इंपोर्ट करके सामान, मतलब यूएस में सामान को एक्सपोर्ट करके, और यूएस की तरफ से देखा जाए तो इंपोर्ट, है ना, और इधर से भेजा जाए तो एक्सपोर्ट। तो यूएस में सामान एक्सपोर्ट करके भी वो थोड़ा बहुत अपना लोन जो है वो चुकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर ग्रेट डिप्रेशन के कारण यूएस ने अपनी कंट्री में इंपोर्ट के ऊपर टैक्स बैरियर लगा दिए, लोन वापस से विड्रॉ करना शुरू कर दिया, विद इन कंट्री भी डोमेस्टिक लोन देना जो है वो बंद कर दिया। तो उसकी वजह से एकदम हाहाकार मच गया, है ना। तो ऐसी भी डिपेंडेंसी ना हो किसी कंट्री के ऊपर कि नुकसान ही हो जाए अपना, जब वो अपने हिसाब से काम करना सोचे तो, है ना। तो इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए तो ये सारी जो है जिनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, ये सब बड़ी बड़ी इकोनॉमीज थी, है ना। यूएस हो गया, है ना, इधर अपना यूरोप की जो कंट्रीज है ये सारी हो गई, ये सारी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसे इंस्टीट्यूशन बिठाए जाए, ऐसे इंस्टीट्यूशन रखे जाए जो ये लोन वाला काम, अगर किसी कंट्री को पैसे की जरूरत लग रही है ना, या फिर किसी भी चीज की उनको जरूरत लग रही है फाइनेंस से लेकर, तो ये इंस्टीट्यूशन सारा कुछ संभाले, है ना। अगर लग रहा है तो वर्ल्ड बैंक, मतलब ऐसे बैंक बिठा दिए जाए जैसे कि वर्ल्ड बैंक बिठाया गया, है ना। और एक और क्या बिठाया गया, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फंड्स एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस जो है बिठाई गई थी। इट टुक ऑन जुलाई 1949। रुको, अभी यहाँ पर ये क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट और ये सारा कुछ जनरेट करने के लिए एक मीटिंग बिठाई गई, ठीक है। एक मीटिंग बिठाई गई जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि हमको ऐसे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है जो इन सारी चीजों को ठीक करने में हमारी मदद करे, सारी कंट्रीज की जो है वो मदद करे। तो फाइनली यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस बिठाई गई थी इन जुलाई 1941 एट ब्रिटेन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर, यूएसए। यहाँ पर मीटिंग बैठी जहां पर बड़े बड़ी ये जो इकोनॉमीज है इनके जो है रिप्रेजेंटेटिव्स आए, एंड दे टॉक्ड अबाउट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्रीज। अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बात हुई, क्या फाइनली उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि किस तरीके के इंस्टीट्यूशन बनाए, जो कि हमारे ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन है। ब्रिटेन वुड में चीज डिस्कस हुई थी, है ना, इसलिए ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन या ब्रिटेन वुड ट्विंस उनका नाम रखा गया था, दोनों इंस्टीट्यूशन का, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का, है ना। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि उनकी वर्किंग को किस तरीके से प्लान किया गया और क्या क्या करेंगे दोनों इंस्टीट्यूशन, और किस हद तक उन्होंने वॉर में मतलब ये सारे इसकी रिकवरी में, पोस्ट वॉर रिकवरी में किस हद तक मदद की या नहीं कर पाए, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है कि ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन जो आप आगे पढ़ते हो उनको बनाने की क्या जरूरत थी, तो ये सारी जरूरत थी, ऐसा जो है वो कंक्लूजन निकाला गया थ्रू वॉर, है ना, इसलिए फिर इंस्टीट्यूशन जो है वो बिठाए गए थे। क्लियर है इतना। वॉर के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ, आई होप समझ में आ गया है। इसी तरीके से सारी वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है,
और मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल जो ऐप है, एप्लीकेशन है, उस पर भी आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ में हिंदी मीडियम चैनल भी मैग्नेट ब्रेन्स का शुरू हुआ है, तो अगर आप हिंदी मीडियम की किसी भी क्लास को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कोर्सेज हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं, तो उस पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं, है ना। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज। हम 2 वीडियो दिखाकर आपसे बिल्कुल भी पैसे नहीं लेने वाले, या सब्सक्रिप्शन या कोई पैकेज आपको नहीं ऑफर करेंगे कि आप ये खरीदो और हमको पैसा दो। सारी चीजें आपको हेल्प करने के लिए है, ताकि आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन अच्छे से चलता रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें अवेलेबल है। आप कितनी बार वीडियो देख सकते हो, कितनी बार अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो और बढ़िया से अपने पढ़ाई कर सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।